तो अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। द फन दे हैड यूनिट 1 के, राइट। इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए। ये सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। पहला एक्टिविटी दी हुई है आपको, कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्जीज डायरी एंट्री इज। तो आज जो साल है 2021 सपोज 2021 से, और ये स्टोरी है 2157 की, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और देखिए कितने साल का फ़र्क है, कितने साल आज से कितने साल बाद की कहानी है ये आप आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। तो ये शुरू का पढ़ना ज़रूरी है कि ये छोटे छोटे आंसर देने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। तो मार्जी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। आप एक्सप्लेनेशन पूरा सुनेंगे तो आपको कहानी पूरी पढ़ लेंगे, एक बार सुन लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। What did Margie write in her diary? मार्जी ने डायरी में क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ बुक। तो लिखेंगे आप मार्जी रोट इन हर डायरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, टुडे टॉमी फाउंड अ बुक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, फुल स्टॉप। Had Margie ever seen a book before? No, Margie had never seen a book before. What things about the book did she find strange? तो बुक के बारे में क्या स्ट्रेंज लगा उसको? तो the things that Margie found strange in the book are, number 1, the pages were yellow and crinkly. ठीक है, फिर लिख सकते हैं नंबर 2, when the letters या the words did not move. थर्ड लिख देंगे, when you turn back the page the letters or the words were still there. ठीक है, ये तीनों चीजें उसको स्ट्रेंज लगी। What do you think a टेलीबुक इज? आपको क्या लगता है टेलीबुक क्या होगी? टेलीबुक को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो आई थिंक द टेलीबुक इज एन ऑनलाइन बुक अवेलेबल ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर्स। यही हो सकता है ना डेफिनेशन। वेयर वॉज मार्जी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? तो मार्जीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, फुल स्टॉप। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। What subjects did Margie and Tommy learn? Question number 7. तो Margie and Tommy learned arithmetic, geography and history. ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये आपके क्वेश्चन आंसर में हो गया। सेकंड देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। तो स्टोरी, ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, किसने कहा है स्टोरी में उसके बारे में हो सकता है। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। पहला पूछा, हु सेज दीज वर्ड्स, ये तो टॉमी ने कहा था, लिख दीजिएगा टॉमी सेड दीज वर्ड्स। व्हाट डज इट रेफर टू? इट से क्या मतलब है, क्या नहीं फेंकेगा? बुक्स के बारे में है ना, तो लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, इट को इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, लिखेंगे इट रेफर्स टू बुक्स। थर्ड है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? तो इट की तुलना किससे की जा रही है? बुक्स हैं, और 2157 में क्या है? टेली बुक्स। तो लिखेंगे इट इन्वर्टेड कॉमा वाला, इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद टेली बुक्स बाय द स्पीकर, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये ध्यान रखिएगा, हर बार ये कहानी के आंसर देने से पहले ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं 2157 में दिए जा रहे हैं, सन 2157 में। तो who does they refer to? श्योर दे हैड अ टीचर, तो इसमें दे किसको रेफर किया गया है? दे रेफर्ड, दे इन्वर्टेड कॉमा में, दे इज रेफर्ड टू द चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट। ठीक है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? तो रेगुलर का मतलब जो आम है, जो रोजमर्रा की चीज है। तो सन 2157 में रेगुलर क्या है? 21 इन द ईयर 2157 हु इज अ रेगुलर टीचर?
तो द मैकेनिकल टीचर इज द रेगुलर टीचर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर रेगुलर मीन्स द मैकेनिकल टीचर हियर। व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद? इट यहाँ किसके लिए है? बुक्स के लिए। तो इट की तुलना किससे है? उस समय बुक्स थी और 2157 में टेली बुक्स। तो आप लिखेंगे इट इज बीइंग कंट्रास्टेड हियर विद द टेली बुक्स अवेलेबल इन ईयर 2157। ऑल राइट, अब आगे है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? तो मार्जी एंड टॉमी कौन से साल में जी रहे हैं? ईयर 2157 में। 2157 में मैकेनिकल टीचर्स हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में हमें मैकेनिकल टीचर्स के जितने भी फीचर्स हैं, यू हैव टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर। तो आप शुरू करेंगे इसको ऐसे, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स who were available in their house। ठीक है, आगे लिखेंगे the mechanical teachers taught Tommy and Margie arithmetic, geography and history। They gave them lessons every day at a regular time। They took tests of Tommy and Margie। जितने भी मैकेनिकल टीचर के जो भी फीचर है ना, देयर वॉज अ स्लॉट अवेलेबल फॉर putting your homework in it, right? The mechanical teacher analyzed your answers immediately। ये सारा आप लिख देंगे। ये 30 अबाउट एक पैराग्राफ लिख दीजिए, मैकेनिकल टीचर्स के सारे फीचर्स आप डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर? तो मार्जी की मदर ने कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? क्योंकि मार्जी अच्छा नहीं कर पा रही थी ना ज्योग्राफी में। तो मार्जीज मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर बिकॉज मार्जी वॉज नॉट डूइंग गुड या मार्जी वॉज डूइंग बैड इन ज्योग्राफी। ही वॉन्टेड या शी वॉन्टेड the country inspector to take a look at the mechanical teacher and find the cause of the problem and to fix it। तो इसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक करके आप एक पैराग्राफ में पूरा लिख सकते हैं। What did he do? What did he do किसके लिए? कंट्री इंस्पेक्टर के लिए। द कंट्री इंस्पेक्टर opened up the mechanical teacher with his toolbox। He fixed the mechanical teacher and slowed, SLOWED, and slowed the speed of the teacher, SLOWED। धीरे कर दिया ना, यही बताया था ना उसने कि बहुत फास्ट है, उसकी एज के हिसाब से बहुत फास्ट है। एंड ही स्लोड द स्पीड, एडजस्टेड, स्लोड की जगह आप और भी लिख सकते हैं, ही एडजस्टेड द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल टीचर। वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी? वॉट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? तो वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली? क्योंकि वो बहुत तेज था ना, बहुत मैकेनिकल टीचर उसकी उम्र से ज़्यादा, वो 11 साल की थी और वो इट वॉज वेरी फास्ट। तो आप लिखेंगे मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज टू फास्ट, TOO, टू फास्ट। वॉट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? तो द कंट्री इंस्पेक्टर एडजस्टेड द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू हेल्प मार्जी। या लिख सकते हैं ही एडजस्टेड द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल टीचर फॉर अ 10-year-old टू हेल्प मार्जी। ये छोटा सा आंसर हो जाएगा इसका। वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर? तो एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था? बताया था ना, 1 महीने के लिए गायब कर दिया था, उसको ले गए थे ठीक करने के लिए। तो टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर अबाउट अ मंथ टू बी फिक्स्ड। ठीक है, बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्शन वो हैड बीन
empty. It had fully gone away. ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, Margie had regular days and hours for school. Because, सेकंड में लिखेंगे वाई वाले आंसर में, बिकॉज हर मदर थॉट लिटिल गर्ल्स लर्न वेल व्हेन दे लर्न इन रेगुलर आवर्स डेली. ठीक है, सिर्फ सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होती थी ना, बाकी मंडे टू फ्राइडे तो रेगुलर आवर्स पे एक निश्चित समय पे क्लास होती थी. क्यों होती थी? क्योंकि उसकी मम्मी ऐसा कहती थी कि छोटी बच्चियां निश्चित समय पे पढ़ेंगी तो ठीक रहेगा. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पूरे पुराना स्कूल डिस्क्राइब है ना. द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड बिल्डिंग्स, चिल्ड्रन वेंट देयर, ऑल द चिल्ड्रन वर टॉट सेम लेसन्स. अ मैन, देयर वाज अ रियल टीचर. He gave them homework and classwork. Children played together in the school. ये सारे जितने भी स्कूल के बारे में बताया है टॉमी ने मार्जी को, अपनी छोटी बहन को, वो सारा आप लिख सकते हैं. इसमें छोटा सा आंसर देना है 20-30 शब्दों में, वो आप लिख सकते हैं आराम से. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? तो द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स taught all the children same things and asked them questions. He gave them homework. ठीक है, ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, 100 to 150 words. What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? तो यहाँ पे 2157 मैकेनिकल टीचर्स के फीचर्स लिखने हैं और उनके स्कूल रूम्स एंड द स्कूल रूम्स एंड मार्जी एंड टॉमी हैव इन, उनके स्कूल रूम्स कैसे हैं. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. ये 2157 वाले के बारे में लिखना है कि उस समय जो उनके स्कूल रूम्स हैं कहाँ है, बेडरूम के जस्ट बगल में है, वहाँ मैकेनिकल टीचर है, देयर इज अ. तो इसके 3 हिस्सों में 2-3 पैराग्राफ में लिखना है आपको. तो पहले पैराग्राफ में आप मार्जी एंड टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स के बारे में लिख देंगे, जिसमें आप यू विल बी टेलिंग दैट देयर वर मैकेनिकल टीचर्स हु टॉट देम अरिथमेटिक, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. वो क्वेश्चन पूछते थे, दे आस्क्ड देम क्वेश्चंस, दे गेव देम लेसन्स अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, ये मैकेनिकल स्टूडेंट्स की खासियत कि सबको एक लेसन नहीं देते थे. आपका इंडिविजुअल हर बच्चे को अलग अलग तरीके की पढ़ाई दी जाती थी. किस आधार पे? उनके एज के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज. ऑल राइट, सेकेंड पैराग्राफ में लिख देंगे उनके स्कूल रूम्स के बारे में. स्कूल रूम्स कैसे हैं? उनके बेडरूम के बगल में, दे वर नेक्स्ट टू देयर बेडरूम्स. ठीक है, दे टुक क्लासेस, दे गेव आंसर्स इन देयर slots, they had to punch codes which Margie was taught at the age of 6. तो ये सारी चीजें आप पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देंगे. Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? तो मार्जी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि वो एक तो वो बेडरूम के बगल में था. ये सबसे बड़ी बात थी. वो उसकी स्पीड से ज़्यादा में पढ़ा रहा था, इसलिए उसको पसंद नहीं था. तो ये 2-3 कारण हैं, ये आप हेट में लिख देंगे. वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? दिया हुआ है ना लास्ट में स्टोरी के. शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड वेंट टू द स्कूल टुगेदर, दे सैट इन द सेम क्लासरूम्स, दे प्लेड टुगेदर इन द स्कूल कॉम्पाउंड. ये सारी चीज़ें दी हुई हैं ना. एंड दे रिटर्न्ड होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल. तो इसको पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आप छोटे छोटे सेंटेंसेज में. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे कितना भी बड़ा आंसर लिखना हो, हमेशा आंसर्स को अपने छोटे छोटे सेंटेंसेज में ब्रेक करके लिखिए. ऑल राइट, आपके लिए एक तो ईजी हो जाएगा, समझने में आसान रहेगा, और जो आंसर को पढ़ेगा उसके लिए भी समझने में आसान रहेगा और आपकी मार्किंग बेटर होगी. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. डू यू एग्री विद मार्जी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन
देन द स्कूल इन द स्टोरी गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये पूछ रहा है कि आपको आपको भी लगता है कि आज के स्कूल, जो स्कूल स्टोरी में दिया हुआ है स्कूल, उनका मैकेनिकल टीचर है, बेडरूम के बगल में है, वो ज़्यादा फन है, या जो इनकी स्टोरी में यानी आज के जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादा फन है? भाई तो आप लिख सकते हैं यस वी थिंक द स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। दिस इज बिकॉज, ठीक है, दिस इज बिकॉज। फिर नंबर 1, क्यों आपको अलग अलग आज के स्कूल ज़्यादा पसंद है? तो मार्जिन नहीं दे दी हैं, 3-4 कारण। बच्चे एक साथ जाते हैं, द चिल्ड्रन गो टुगेदर टू द स्कूल, दे सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, the teacher teaches all the children the same lessons. He gives them homework so the students can help each other in the homework. They go back to their homes together at the end of the school. ये सारे reasons आप दे सकते हैं। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के बारे में हमने देखा था ना ऊपर। रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because history sector had blanked out completely. ये दिया हुआ है ना, आप देखते हैं इससे क्या पूछा हो। The word complete is an adjective. When you add ly to it, it becomes an adverb. तो complete adjective है, ly उसमें जोड़ देंगे completely तो वो adverb हो जाएगा। Find the sentences in the lesson which have adverbs given in the box below। तो वो सेंटेंस फाइंड आउट कीजिए जिसमें ये एडवर्ब्स हैं सारे, ऑफुली, सॉरोफुली। ये अगर एल वाई इसमें से हटा देंगे तो वो एडजेक्टिव है, और उसमें एडजेक्टिव में एल वाई लग गया तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो ये वाले जितने भी ये शब्द हैं, क्विकली, नॉन चैलेंटली, लॉफ्टीली, ये सारे एडवर्ब्स आपको ऊपर स्टोरी में ढूंढने हैं, ठीक है, और उनका मतलब समझिए। सेकेंड, नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। अब इनके मतलब भी हम समझ के आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब इन एडवर्ब्स को यूज़ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपके सामने, इनमें एडवर्ब्स को, जो ऊपर ऑफुली, सॉरोफुली, कंप्लीटली, इन एडवर्ब्स को यूज़ करना है इन सेंटेंस में उनके मतलब के हिसाब से। देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है, द रिपोर्ट मस्ट बी रेड डैश सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। यहाँ पे हो जाएगा केयरफुली, ठीक है। फर्स्ट में आ जाएगा आपका केयरफुली, क्योंकि केयरफुली पढ़ेंगे ना, ये यहाँ आ जाएगा। एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस डैश श्रगिंग हिज शोल्डर्स। तो इंटरव्यू में समीर ने श्रग किया अपने शोल्डर्स को, ठीक है, और श्रग करके आंसर जब देंगे ना तो लॉफ्टीली। लॉफ्टीली मतलब ऊंचे के तौर पे, गौरवशाली ढंग से उसने जवाब दिया, जैसे उसको सब आता है। वी ऑल बिहेव डैश व्हेन वी आर टायर्ड एंड हंग्री। यहाँ पे हो जाएगा वी ऑल बिहेव डिफरेंटली। ऑल राइट, ये यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं, द टीचर शुक हर हेड डैश व्हेन रवि लाइड टू हर। जब रवि ने झूठ बोला तो कैसे अपना सर हिलाएंगे? सॉरोफुली, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरोफुली आ जाएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे हम सॉरोफुली कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आई डैश फॉरगॉट अबाउट इट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। When I complimented Revathi on her success, she just smiled dash and turned away nonchalantly, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। The president of the company is dash busy and will not be able to meet you, awfully busy, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। I finished my work dash so that I could go out and play। क्या बचा हुआ है? क्विकली, ठीक है। यहाँ पे ये आपके सारे हो जाएंगे, ये कर लीजिएगा आप।
रिमेंबर एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स एक्शन, जो वर्ब का डिस्क्राइब, एक्शन कौन डिस्क्राइब करता है? वर्ब। और वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब, जो वर्ब की खासियत बताता है कि काम कैसे हुआ, जो भी एक्शन कैसे हुआ। जैसे ही फॉरगॉट कंप्लीटली, तो फॉरगॉट वर्ब है, और फॉरगॉट को कैसे कौन डिस्क्राइब कर रहा है? कंप्लीटली, पूरी तरह से भूल गया। ठीक है, ये याद रखिएगा एडवर्ब क्या होता है। यू कैन फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव्स, और जिस भी एडजेक्टिव के अंत में वाई आता है, जैसे हैप्पी, ग्रीडी, ठीक है, इन सारे, एंग्री, मेरी, ये दिया है ना, इनके आगे एल वाई लग जाता है, और वाई से पहले आई आ जाता है, वाई चेंज हो जाता है। जब एल वाई लगाते हैं ना, किसी भी वर्ड के अंत में वाई होता है और उसमें एल वाई लगाना होता है, तो वाई कन्वर्ट हो जाता है आई में, राइट। तो इन सारे वर्ड्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे। एक आध मैं आपके लिए कर देता हूँ, जैसे एंग्री है तो ANGRILY, आप देख रहे हैं ना, ये y जो है आई में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही बाकी सब में भी y को i में कन्वर्ट करके उसमें ly लगा दीजिएगा। मेरी का मेरीली, MERRILY, इजीली, EASILY, ठीक है, ये सारे आप कर लीजिएगा। इफ नॉट एंड अनलेस, इमेजिन, देखिए इफ नॉट और अनलेस के बारे में क्या बता रहे हैं। इमेजिन दैट मार्जीज ब्रदर टोल्ड हर यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तो यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, ये मार्जी के भाई ने, मार्जी की मदर ने अगर उससे कहा होता, तो शी कुड ऑल्सो से, वो उसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकती हैं? यू विल फील ऑफुल unless you finish your history lesson। तो you'll feel awful unless you finish your history lesson। ये सारी, ये वाला स्टेटमेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है। unless means if not, तो unless यूज होता है if not की जगह। पहले में if not you don't लिखा है ना, उसकी जगह नीचे वाली लाइन में unless यूज किया गया है। फर्स्ट जो, दोबारा देखते हैं हम इसको, you'll feel awful if you don't finish your history lesson। तो if you don't है, उसकी जगह अनलेस यूज हो सकता है, राइट। उसको दूसरी तरीके से कैसे कह देंगे? यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नोटिस दैट दीज सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स। द पार्ट दैट बिगिंस विद इफ नॉट और अनलेस टेल्स अस द कंडीशन। ये उसका कंडीशन बताता है कि अगर ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, या ये नहीं करोगे तो अनलेस, मतलब यदि तुमने ये नहीं किया तो ऐसा होगा, राइट। तो वो सिचुएशन, कंडीशन बताता है। दिस पार्ट हैज अ वर्ब ऑफ द प्रेजेंट टेंस। लुक एट द वर्ब्स डोंट फिनिश, ये प्रेजेंट, इफ यू डोंट फिनिश लिखा है ना, ये प्रेजेंट टेंस का। अगर तुमने अभी काम पूरा नहीं किया तो फ्यूचर में तुम्हें बुरा लगेगा, यू विल फील ऑफुल, वो फ्यूचर में होगा, लेकिन काम कब करना है? अभी, ठीक है। तो इस वजह से यूज होता है। नो, अगला देखते हैं। नोटिस दीज टू टेंसेस अगेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो पहला है देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट, कोई किताब नहीं बची होगी, अनलेस वी प्रिजर्व देम। देखा, पहला वाला फ्यूचर में, फ्यूचर की बात है। देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट, कोई किताब बची नहीं होगी, कब? फ्यूचर में। अनलेस वी प्रिजर्व देम, ये जो है अभी की बात है, प्रिजर्व देम, ऑलराइट। और ये जो पहले दिया हुआ है ये फ्यूचर का है, देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट, राइट। अगला है यू वोंट लर्न योर लेसन्स इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। तो ये स्टडी कब करना है? अभी, ठीक है। और ये वाली बात का, यू वोंट रिमेंबर योर लेसन्स, यू वोंट लर्न योर लेसन्स, ये फ्यूचर की बात है। भविष्य में तुम्हें कोई आपका लेसन याद, कोई पाठ याद नहीं होगा, कब? जब तक तुम अभी नहीं पढ़ोगे, राइट। अब देखते हैं, इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ यू डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट,
इफ यू डोंट गो टू अनुज पार्टी, यदि तुम अनु की पार्टी में शाम को नहीं जाओगे, ये फ्यूचर है। और कॉमा के बाद क्या आ जाएगा, क्या होगा अगर नहीं जाओगे तो, शी विल बी मैड, वो गुस्सा होगी। ये ये वो गुस्सा होगी, या शी विल बी एंग्री एट यू। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड, इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, अगर तुमने टेलीफोन नहीं किया होटल में भोजन का ऑर्डर देने के लिए, इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, यू विल नॉट गेट एनी फूड, तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं थर्ड क्या है, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक। अनलेस, देखिए ये अनलेस से शुरू है, पहले वाले दोनों इफ से शुरू थे, ये अनलेस से शुरू है। अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, यहाँ पे प्रेजेंट पहले है, ये जो पार्ट है अनलेस, ये प्रेजेंट का है। इफ से जो शुरू हैं वो सारे फ्यूचर के हैं, फ्यूचर इफ से शुरू हैं। ठीक है, अनलेस से जो शुरू होते हैं वो सारे प्रेजेंट के होते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले इसमें इफ वालों में पहले फ्यूचर आता है फिर प्रेजेंट का, और अनलेस से जो शुरू होता है वो पहले प्रेजेंट के होते हैं फिर फ्यूचर का होता है। तो अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, आई विल नॉट राइट टू यू। अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, कॉमा, आई विल नॉट राइट टू यू। अगर तुम मुझे वादा नहीं करोगे वापस जवाब लिखने का, मैं तुम्हें पत्र नहीं लिखूंगा। ठीक है, इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, अगर वो कोई खेल नहीं खेलेगी या खेलती है, इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, आई विल नॉट प्ले विद हर। अगर वो कोई खेल नहीं खेलेगी, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा। अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, द कैट विल किल हर, या द कैट विल किल इट। ठीक है, ये हो गया। ये ध्यान रखिएगा, फ्यूचर और प्रेजेंट वाला बहुत आसान है। A new revised volume of Isaac's Asimov short stories has just been released. Order one set with a letter to the publisher, Mindframe Private Limited, ये एड्रेस दिया हुआ है उनका, 1532 न्यू दिल्ली, requesting that a set be sent to you by value payable post VPP and give your address. Your letter will have the following पार्ट्स। तो ये पार्ट्स आपके होते हैं, ये किसी भी लेटर के, ये फॉर्मल लेटर के, और फॉर्मल लेटर में कांट, शैंट, शुडंट, ऐसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले नहीं, पूरे फॉर्मल लेटर में पूरे सेंटेंसेस यूज होते हैं, पूरे वर्ड्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट्स होते हैं आपके, यहाँ आप अपना एड्रेस लिख देंगे, मैं एक डमी एड्रेस लिख देता हूँ, 1/46, कॉमा, ये रोड, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे सिटी डाल देंगे। आगे आप अपनी सिटी का या विलेज का, विलेज VPO, विलेज पोस्ट ऑफिस, अगर विलेज नहीं है तो सिटी का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपका स्टेट और पिन कोड, ठीक है, और फुल स्टॉप, यहाँ भी कॉमा और लास्ट वाले के बाद फुल स्टॉप। डेट इस फॉर्मेट में डालेंगे, DDMM/YY। जैसे मान लीजिए 11 तारीख को आप ये पत्र लिख रहे हैं, तो 11 अगर नवंबर में लिख रहे हैं तो वो 11, और ये साल है 21, ऐसे इस फॉर्मेट में एड्रेस डेट पड़ जाएगा। अब एड्रेसीज कौन होता है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे योर एड्रेस है, नीचे एड्रेसीज, तो वो ऊपर दिया हुआ है, उस एड्रेस को एज इट इज़ डाल देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा लास्ट में कॉमा लगता है, और लास्ट वाले एड्रेस के बाद जहाँ स्टेट और पिन कोड पड़ जाता है तो फुल स्टॉप पड़ जाता है। ऑलराइट, अब डियर सर मैडम, ये पहले ही दिया हुआ है, या आगे आप लिखेंगे, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। आई हैव कम टू नो दैट मिस्टर, किसका नई किताब हुई है, आइजैक एजिमोव्स न्यू शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन हैज जस्ट बीन
released. Full stop. I request you to please send me the new short stories collection at my given address. ठीक है. Please send the collection through VPP at the given address as soon as possible. और आगे लिखेंगे योर सिंसियरली, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, नेम, राइट. ये आप remember that the language of a formal letter is different from the colloquial style of personal letters. For example, contracted forms such as I, can't are not used. मैंने शुरू में बताया था ना, ये सारी चीज़ें यूज नहीं होती हैं. तो डियर सर मैडम के बाद ये जो ये वाला हिस्सा है, ये पार्ट बिल्कुल फॉर्मल होता है. इसमें आपको जो चाहिए, शुरू में आप लिखेंगे कि दैट आई हैव कम टू नो दैट अ न्यू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ऑफ मिस्टर आइजैक इज़माउ हैव बीन प्रिंटेड. फुल स्टॉप. आई want to order a copy of that book. Please send me the book through VPP at the given address. Yours sincerely. आप और आपका नाम, ये हो जाएगा. स्पीकिंग में देखिए क्या है. इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक. द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर्स. तो इस बारे में डिस्कशन आप करेंगे. इसको शुरू कैसे करेंगे, कोई किताबें और कोई टीचर नहीं होंगे. तो इसके कई एंगल हैं. इसको शुरुआत करने से सोचिए, अगर टीचर और बुक्स दोनों नहीं हैं तो जो भी फायदे या जो भी अभी करंट जो फायदे हमें अभी मिलते हैं ह्यूमन टीचर्स से, जब हमें असली के लोग पढ़ाते हैं, असली के टीचर्स पढ़ाते हैं, सो वॉट एवर बेनिफिट्स यू आर गेटिंग थ्रू देम, थ्रू द प्रिंटेड बुक्स और थ्रू रियल टीचर्स, यू वोंट बी गेटिंग इट इन द फ्यूचर. आगे भविष्य में आपको वो सारे फायदे नहीं मिलेंगे. और जो भी अभी नुकसान है प्रिंटेड बुक्स के और रियल टीचर्स के, यानी कि ऑनलाइन बुक्स और मैकेनिकल टीचर्स के फायदे दोनों आपको देखने पड़ेंगे. ठीक है, उनके नुकसान भी और उनके फायदे भी. तो इन माय ओपिनियन, ये जैसे शुरू करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, इन माय ओपिनियन रियल टीचर्स, आप बताएंगे रियल टीचर्स के ये फायदे हैं, 1 2 3 4 5 ये फायदे हैं. और रियल टीचर मैकेनिकल टीचर्स के ये नुकसान हैं. उसके बाद आप लिख सकते हैं मैकेनिकल टीचर्स के ये फायदे हैं. ऑलराइट, ये आप करते जाएंगे. आगे देखते हैं. इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड वाई, आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई, ये आपको अगर दोनों में फ़र्क, जैसे आज के दिन में और 2157 के जो मैकेनिकल टीचर्स हैं उनमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो जो आगे नॉर्मली चीज़ हो रही होती है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द ईयर 2157, दैट इज़ वॉट यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो उसको आप स्पेसिफिकली लिखेंगे कि वो स्लॉट वाली चीज़ क्या होती है, वॉट वाई इज़ अ स्लॉट प्लेस्ड इन साइड द टीचर. ठीक है, ये सारी चीज़ जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उनको आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे. इन सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हुए, मैं एक एक का यूज़ करते हुए आपको बताता चल रहा हूँ. आई होल हार्टेडली सपोर्ट और अपोज. तो आप या तो उसको सपोज करते हैं ह्यूमन टीचर्स को, अगर सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, और अपोज करते हैं तो क्यों करते हैं. सपोर्ट का मतलब आप या तो ह्यूमन टीचर्स को सपोर्ट करेंगे या मैकेनिकल टीचर्स को. तो जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके फेवर में एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट्स बना के रख लीजिए, और इन सारे में यूज़ हो जाएगा. कुछ चीज़ें रिजेक्ट करनी है. रिजेक्ट होता है कि कौन से विचार को आप खारिज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं. जैसे अगर मुझे कहना होगा, आई फर्मली रिजेक्ट द आइडिया ऑफ मैकेनिकल टीचर्स बिकॉज real teachers can answer your questions much deeply than the mechanical teachers. भाई रियल टीचर्स होंगे तो आपको आंसर कई तरीके से समझा सकेंगे ना. मैकेनिकल टीचर तो उतना ही बताएगा, उतना ही समझाएगा जितना उसके में फीड होगा, जितना उसके में भरा हुआ होगा. और रियल टीचर्स बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से भी, उसके मूड के हिसाब से भी उसको समझा सकते हैं. तो इसलिए रिजेक्ट करेंगे. आप मैकेनिकल टीचर्स को सपोर्ट कर सकते हैं. अगर सपोर्ट में लिखना हो, आई सपोर्ट दी
And I reject the idea of real teachers because mechanical teachers have more benefits. Like they can teach you at different speeds on your individual needs, on the needs of individual students. ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो हर एक पॉइंट में आपको मैकेनिकल टीचर और रियल टीचर दोनों के फेवर में और अगेंस्ट में कम से कम 10-10 पॉइंट आपको खुद से सोच के 10-10 सेंटेंस लिखने चाहिए। तो आप इसका आंसर आराम से लिख देंगे। एक साइड में रियल टीचर्स के बेनिफिट्स लिखिए, एक साइड में मैकेनिकल टीचर्स के बेनिफिट्स लिखिए। तो और फिर उसके बाद रियल टीचर्स के नुकसान लिखिए और मैकेनिकल टीचर्स के नुकसान लिखिए। फिर आप इन सारे का जवाब बहुत आसानी से दे देंगे। और ये एक्सरसाइज आपको एक बार करनी होगी, उसके बाद तो आपके ज़बान पे होगा। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको करने का तरीका बता दिया। Do a project. Nowadays use of digital devices has increased and digital services have made our cash transactions easier and smoother. ये कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में है, डिजिटल इंडिया का एडवर्टीजमेंट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। टेक अप अ प्रोजेक्ट इन ग्रुप्स ऑफ 4 to collect opinions of people on how to use digital services in their daily life। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटल पेमेंट तो बहुत है ना। आप फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं, बैंक में जाके एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, बैंक में लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ठीक है, और बैंक में फ़ोन में से भी पेमेंट करने के कई सारे तरीके आ गए हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया है, डेबिट कार्ड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको लोगों से ओपिनियन लेना है कि वो कैसे यूज़ करते हैं, उनके फ़ायदे क्या लगते हैं, उनको क्या लगता है कि आगे और क्या होगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो ये आपका द फन दे हैड, ये करंट का और फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में, फ्यूचर के बच्चों की कहानी है ये, जो कि सदियों पहले अपने के स्कूल जो जो रियल बिल्डिंग्स, रियल बच्चों वाले स्कूल थे, उनके बारे में बात कर रहे थे। हमने इनके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। अब हम यूनिट 1 के सेकंड पार्ट पे पहुंच गए हैं। ये है द रोड नॉट टेकन। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं हम।